हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो आप आज निकाल लीजिए पेज नंबर 199 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक। सो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे टिक लगाई हुई हैं। आप भी उन्हीं चीज़ों को टिक लगाइएगा, उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर को दोबारा से रिवाइज़ करना है। ऑलराइट, जो ये टिक मैंने लगाए हैं ये आप भी लगा लीजिएगा मेरे साथ साथ और चीज़ों को समझते चले जाइएगा। समझ में ये दोबारा तब आएंगी जब आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे मेरे साथ पढ़ने के बाद। ऑलराइट, सो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज flows through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor। तो इसमें क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो होता है, एक कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रिक वायर है, उसमें से अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्टर में है। ऑलराइट, सो अ कॉन्टीन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट आप लोगों को पता ही है, आपके घरों में भी सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, ठीक है। तो आप स्विच ऑन करते हैं, बल्ब ऑन होता है, तो वो क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रिक सर्किट है। सो इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, कॉन्टीन्यूअस पाथ होता है, क्लोज्ड पाथ होता है ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। एक पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का। सपोज़ यहाँ पे जो है की है, आपका स्विच है, बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपने एक स्विच ऑन किया, बैटरी के थ्रू जो है वो करंट पास हुआ, यहाँ पे आपका बल्ब है तो वो बल्ब आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। सो यानी कि आपने स्विच ऑन किया और फिर उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ये जो है ऑन मतलब कि जॉइन हो गया है, ठीक है। ये पाथ आपस में जॉइन हुए तो यहाँ से कॉन्टीन्यूअसली एक करंट पास ऑन हो रहा है और क्लोज पाथ है, कहीं से ओपन नहीं है। जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देंगे तो जो ये पाथ जो क्लोज्ड है वो ऑफ हो जाएगा, काइंड ऑफ ये टूट जाएगा, तो फ्लो टूट गया यानी कि बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम फर्दर आगे भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, एक डेफिनेशन बता दी है कि अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने जो है अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में से, ठीक है। एरिया जो है जैसे इस एरिया में से कितना जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से एक्सप्रेस होता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of current which are negative charges। अब एक्चुअली क्या था कि पहले के टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिस्कवर नहीं हुए थे तब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था कि जहाँ पे जिस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट का की डायरेक्शन है। लेकिन ग्रेजुअली बाद में क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए तो उससे अब इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डायरेक्शन में फ़्लो होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ़्लो होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आपका फ़्लो होता हुआ माना जाता है। ऑलराइट, सो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे आइए। इफ़ अ नेट चार्ज Q, अब इन्होंने बताया कि इफ़ अ नेट चार्ज Q, एक चार्ज है Q, फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, देन करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन is। अब करंट इन्होंने क्या बताया है कि करंट कितना है, आप कैसे काउंट कर सकते हो चार्जेस से। ऊपर चार्ज लिखिए, Q इज़ आर चार्ज अपॉन में T, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो उससे आपको करंट पता चल जाएगा। I इज़ योर करंट, ठीक है। ये सारे सिम्बल्स होते हैं, ये सिम्बल्स आपको याद होने चाहिए। I करंट, Q इज़ फॉर चार्जेस, T इज़ फॉर टाइम, ठीक है। सो अगर आपसे करंट की कोई इस तरीके से डेफिनेशन पूछे तो आप जो है ये भी मेंशन कर सकते हैं कि एक नेट चार्ज Q फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर में। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर का क्या मतलब होता है, एक वायर है आपका ऐसे, ठीक है, तो ये सर्कुलर होता है वायर, तो इतना एरिया जो क्रॉस करो ना, इतना एरिया इज़ नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये छोटा है, अगर इससे बड़ा वायर आप लेते हैं इस तरीके से तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वो बड़ा है, ठीक है। ज़्यादा है इसका एरिया, ये वाला, इसका एरिया कम है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसमें से इसको बोलते हैं कि इफ़ अ नेट चार्ज Q flows across any cross section of the conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equals to Q अपॉन में T। ऑलराइट, SI यूनिट इसकी कूलम होती है
और यहाँ पे इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंड इन एनी इन नियरली 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने क्या बताया है कि एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है, 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में। सो अब आप इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पोजेसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आपको याद है और याद करना ही पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा करंट है दैट इज़ आई का जो यूनिट है दैट इज़ एम्पेयर। आपको याद करनी पड़ेगी, एम्पेयर होती है आई का चार्ज, एम्पेयर इज़ द आई चार्ज करंट, आई का जो यूनिट है। नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पेयर। 1 एम्पेयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ द चार्ज पर सेकेंड, दैट इज ये। तो ये भी आप याद रखना, 1A यानी कि आपका जो ये आई है इसी के ही सारी यूनिट्स लिख दी गई हैं। आई की यूनिट है एम्पेयर, चार्जेस की यूनिट है कूलम, टाइम की यूनिट है सेकेंड। सो 1A इज इक्वल्स टू 1/c, 1C/1S। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ द करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पेयर। थोड़ा छोटा करंट होता है, कम करंट होता है, तो हम ऐसे उसको एक्सप्रेस करते हैं 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पेयर और 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल्स टू 10⁻6 एम्पेयर। दोनों को आप लर्न कर लीजिएगा। अब जो ये एम्पेयर है ये किसकी यूनिट थी? करंट की। करंट को जो हम सिंबल है हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। इसको मेजर करने के लिए किसी भी सर्किट में हम करंट को अगर मेजर करते हैं तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं? दैट इज़ एमीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका एमीटर, ए से डिनोट कर रखा है, ये आपका एमीटर है। ऑलराइट, सो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखते हैं कि ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ठीक है। अब आपको सीरीज़ और पैरेलल दोनों बताया जाएगा, तो आप याद रखिए कि जिस डायरेक्शन में जो ये करंट वो आपका वायर जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उसी में बीच में आपका एम्पेयर, ये जो एमीटर है, ये लगाया जाएगा, ठीक है। बाकी जो है फर्दर हम सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उस पर नीचे आप खुद भी टिक लगा लीजिएगा। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। न्यूमेरिकल्स आपको हम बाद में करवाएंगे, पहले इन चीज़ों को समझ लीजिए, बेसिक चीज़ों को। करंट आपको समझ में आ गया। चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में उसे हम करंट बोलते हैं। करंट जो है कंडक्टर में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर में फ्लो होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया जो है। अब आता है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए, फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज़ आप बताइए, आपने एक फ्लोर पर क्या किया है, एक यहाँ पे एक पाइप लगा दिया है, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा जो बहुत लंबा पाइप है, ये बहुत लंबा आगे तक जा रहा है सपोज़ करिए, और आपने इसमें 1 मग पानी इसमें ऐसे डाल दिया, उसको वापस ऐसे लिटा दिया, तो वो पानी अपने आप आगे तक निकल जाएगा या फिर यहीं पे ही कहीं पे रह जाएगा? अब इसमें क्या है कि ये जो वाटर है वो यहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रेशर नहीं है इस पानी को आगे निकालने के लिए, राइट। अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है, प्रेशर दिया जा रहा है, और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये पानी जो है आगे की तरफ जाएगा, ताकि चाहे कितना भी हॉरिजॉन्टल क्यों ना हो। ऑलराइट, सिमिलर चीज़ें हैं वो इसमें होती हैं, ठीक है। एक वायर है, वायर में से जो फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो कैसे बनेगा? अगर दोनों पॉइंट पर, इस वायर की इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसमें दोनों में डिफरेंस हो, कहीं हाई हो और दूसरी जगह पे लो हो। अगर दोनों में डिफरेंस है तो ही जो है उसमें से करंट फ्लो होता है। तो इन दोनों एंड के पोटेंशियल में, ठीक है, अब जो भी पोटेंशियल वो लगा रहे हैं उस काम को करने के लिए, उन दोनों में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक फ्लो ऑफ चार्ज को, मतलब किसी भी चार्ज को फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एंड्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है ये इसमें से फ्लो करेगा चार्ज। अब फॉर द फ्लो ऑफ द चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर होना चाहिए, कॉल द पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं अलोंग द कंडक्टर। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी। आप कोई बैटरी लगाओगे तब ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है, बिना बैटरी के जो है कुछ भी नहीं चलने वाला आपका। सो कंसिस्टिंग ऑफ 1 or more इलेक्ट्रिक cells. The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminal of the cell.
जो केमिकल एक्शन होता है ना सेल के अंदर, अब सेल है, आपने सेल लगाई, उसमें वायर जो है लगे हुए हैं इस तरीके से, तो इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं उसमें जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या होता है, इसमें करंट पास हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, केमिकल भरे हुए हैं, उसमें केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। So when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charges in motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. अब इसके अंदर जो chemical energy store है उसका इस्तेमाल करके वो क्या करता है, potential difference create करके जो current है उसको flow करता है। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट्स है ना वायर हैं, उन दोनों के जो एंड्स हैं 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, इसमें जो करंट पास कैरी हो रहा है, एज वर्क डन, जो काम हो रहा है, अब काम क्या हो रहा है कि चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आगे की तरफ ले जाना, वो हमारा काम हो रहा है। टू मूव अ यूनिट चार्ज, एक चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वर्क डन W अपॉन में चार्ज Q। अब ये इसका याद रखना, V जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q, वर्क डन अपॉन में चार्ज। इतने चार्ज को आगे की तरफ ले जाने के लिए कितना वर्क डन हुआ है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ये भी याद रखना, वोल्ट बोलते हैं V, नेम्ड आफ्टर एसेंड्रो वोल्टा, एन इटालियन फिजिस्ट, ये सब याद करने की जरूरत है नहीं। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क। अब वर्क की जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है, अभी पता है आप लोगों को। ठीक है, सो चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, ये भी आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वोल्ट में 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, 1 V इज इक्वल्स टू 1 JC माइनस 1। ठीक है, C की पावर -1 है। अब -1 का मतलब क्या होता है कि ये नीचे है, अपॉन में है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी कि जो हमारा V है, दोनों पॉइंट्स में, दोनों जो एंड पॉइंट है वायर के, उसके बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसे हम किससे मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी याद रखना, वोल्टमीटर जो है, जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था जो एमीटर है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है और जो वोल्टमीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। नाउ ये आपका सर्किट डायग्राम, अब मैंने बताया था आपको सर्किट डायग्राम आगे आएगा। अब देखिए सर्किट डायग्राम में ये सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल जो है उसका सिंबल ये है, बैटरी जो है सेल को कंबाइन करके बनती है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल कंबाइन कर दी तो ये बैटरी बन गई, या फिर आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। प्लग की और स्विच, जो स्विच होते हैं ना आपके घरों में, दैट इज़ ये आपका क्या है, स्विच है, प्लग की है, ये ओपन है, ठीक है, खुली हुई है, और ये क्लोज्ड है, यानी कि अब ये क्या है, ऑन है, और ये क्या है, ऑफ़ है। जब आप स्विच ऑफ कर देते हो तब ऐसे बनाना है, जब आप स्विच ऑन कर देते हो तो ऐसे बनाना है। ठीक है, क्लोज्ड सर्किट है यानी कि स्विच क्लोज है। अब वायर जॉइंट, एक वायर ज्वाइन हो रहा है तो इस तरीके से बनाएंगे कि एक वायर यहाँ जा रहा है, उसमें दूसरा वायर ज्वाइन कर रखा है, तो ऐसे सर्कल बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अब इसका मतलब क्या होता है कि ये और ये वायर आपस में क्रॉस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके से शो होते हैं। रजिस्टर ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस R, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, किसी भी वायर में जो रुकावट है दैट इज़ रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा और रियोस्टेट। ठीक है, अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आप बताएंगे आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। कोई भी रुकावट एक वायर के अंदर है, आप वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, कभी आपको एक्सपेरिमेंटली क्या करना है, ज़्यादा रुकावट पैदा करनी है, ज़्यादा रेजिस्टेंस देना है या फिर कम रेजिस्टेंस देना है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। दैट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इज़ नोन एज रियोस्टेट। एमीटर इस तरीके से डिनोट होता है जो हमारे करंट को मेजर करता है, और वोल्टमीटर इस तरीके से आपका सिंबल है ये। तो ये सिंबल्स आपको लर्न होने चाहिए। ऑलराइट,
नाउ कम्स ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। सो ये आपका ओम्स लॉ है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे बैटरीज लगा दी और एमीटर लगा दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया है। अब ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, यहाँ पे सेल लगा दिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब आपको एक चीज़ दोबारा से रिकॉल कराना चाहूँगी कि जो ये एमीटर है ये सीरीज़ में लगा है, ये वोल्ट मीटर है पैरेलल में। इस तरीके से होता है सीरीज़ और पैरेलल। क्या है कि रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस वाले वायर में ही क्या लगा दिया, साथ में ही इस वायर के जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो उसके साथ में जो है अगर ये एमीटर लगा हुआ है उसके बीच में ही, दैट इज़ द सीरीज़। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें से जॉइंट लगाकर यहाँ पर अलग से ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के ये पैरेलल में है। ठीक है, जॉइंट लगा के बीच में से इसको अंदर घुसा दिया गया है। ये जो है इसके साथ ही है, इस वायर के अंदर ही लगा दिया गया है, दैट इज़ योर एमीटर। ठीक है, तो एमीटर सीरीज़ में लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा जो है वो पैरेलल में लगता है किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस के। ठीक है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में और ये उसके सीरीज़ में। ठीक है, अब क्या कर, अब ये यही चीज़ है कि एमीटर जो है वो सीरीज़ में लगा हुआ है। अब इस रेजिस्टेंस की, ये जो रेजिस्टेंस है इसके सीरीज़ में लगा है इसी वायर में, और ये जो वोल्टेज है वो पैरेलल में लगा हुआ है। देखो यहाँ पे जॉइंट लगा के यहाँ पे पैरेलल में लगाया गया है, तो इसको बोलते हैं सीरीज़, इसको बोलते हैं पैरेलल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सब चीज़ें जो है लगाई गई। तब उन्होंने क्या देखा कि पहले एक सेल लगाई, सेल क्या दे रही है, हमारा करंट दे रही है। पहले करंट थोड़ा कम होगा, एक सेल में कम आएगा। जब करंट कम है तो वोल्टेज जो है आपका कुछ और वो दिखा रहा है, रीडिंग दिखा रहा है। जब सेल और लगाई तो वोल्टेज जो है कुछ और रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि ज़्यादा है। तो और लगाई, ज़्यादा करंट किया तो ज़्यादा वोल्टेज रीडिंग आ रही है, और एक और सेल लगा दी तो और ज़्यादा वोल्टेज रीडिंग आ रही है। यानी कि करंट जैसे जैसे बढ़ाते गए वोल्टेज रीडिंग भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। जब हम यहाँ पे अपनी सारी की सारी वो लिखेंगे, रीडिंग्स लिखेंगे, तो इतने करंट पर एक सेल में इतना करंट है, इतने करंट पर इतनी वोल्टेज आई। उसके बाद दोबारा से जो है करंट हमने बढ़ाया 2 सेल लगाकर, उसके बाद क्या हुआ, बैटरी बना दी हमने, फिर वोल्टेज हमारी और बढ़ गई। फिर 3 सेल करी तो वोल्टेज हमारी और बढ़ गई, 4 सेल करी तो वोल्टेज हमारी और बढ़ गई। हम यहाँ चेक करते जा रहे हैं। ठीक है, सो उसके बाद हमने क्या किया, V अपॉन में I का हमने कॉम्बिनेशन निकाल लिया। V अपॉन में I किया, उन दोनों का ये हमने वैल्यू निकाली और यहाँ पे हमने लिख ली। ठीक है, जब हमने इसका ग्राफ, जो हमने वैल्यू ली, जब हमने उसका ग्राफ निकाला तो हुआ क्या कि ये ग्राफ हमारे पास आया। हाँ, तो हमने देखा कि जब जैसे V अपॉन में I हमने वैल्यू निकाली, इसको जब हमने ग्राफ में पुट किया, नीचे करंट लिया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिया, तो ये हमारे पास एक इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन आई ऊपर की तरफ जाती हुई। ठीक है, तो ये हमारा VI ग्राफ। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। सो इस चीज़ से, इस पूरी एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि the potential difference V across the ends of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same। अगर इस वायर का, जो ये वायर है पूरा, अगर इस वायर का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, सपोज, ठीक है, इसका टेम्परेचर अगर सेम है, हमने मान लिया इस चीज़ को, तो जो हमारा वोल्टेज है V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे करंट के। अगर करंट बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, अगर करंट घटेगा तो V भी घटेगा। ठीक है, तो ये हमें पता चला। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम ने जो है, ओम नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो एक्टिविटी करके ये बताया था, एक्सपेरिमेंट करके ये समझाया था, जिसको बोलते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहीं पे भी ये दिख जाए तो समझ जाओ ओम्स लॉ की बात हो रही है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, अब आपको एक चीज़ हमने पहले भी बताई थी कि ये चीज़ है, तो V ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसको इक्वल टू लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वल टू करोगे तो एक आपका कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ योर R इज़ रेजिस्टेंस, और I आ जाएगा। ठीक, सो अब ये कैसे आया V अपॉन में I, ये R क्या है, हमारा कांस्टेंट है, इस I को नीचे ले आओ तो V अपॉन में I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है आपका, R है। ऑलराइट, ये हमारा R है कांस्टेंट। सो V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू R आई, या फिर आई आर लिखो, कुछ भी लिख लो। तो V इज इक्वल्स टू आई आर लिखो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखो, V अपॉन में I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर R लिखो, कुछ भी लिखो, होता है ये ओम्स लॉ ही है। ऑलराइट, R इज कांस्टेंट, R is constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance। अब resistance ये होता है, याद रखना। ठीक है, क्या है resistance, ये चीज़ है। R is a constant for the given metallic wire।
So R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance. It is the property of the conductor to resist the flow of the charges through it. ये आपकी डेफिनेशन है, याद रखना है इस चीज़ को कि डेफिनेशन अगर आ जाए रेजिस्टेंस होता क्या है, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्जेस थ्रू इट. द SI यूनिट its SI यूनिट इज़ ओम. ये याद रखना, OHM ही इसकी SI यूनिट होती है, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओम. अब इस चीज़ से जो है इसको ओम बोलते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं. कोई भी वैल्यू होगी, सपोज करो 7, तो 7 ओम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I. क्या किया है, जो ये नीचे जो फॉर्मूला बताया था उसी को ही तोड़ मरोड़ के निकाल दिया है. I की वैल्यू भी निकाल सकते हो, V की भी और I की भी, R की भी. तो याद रखना ओम्स लॉ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Component used to regulate current without changing its voltage source is called variable resistance. Variable मतलब जो चेंज हो सकता है. आप उसकी मेन जो वोल्टेज का सोर्स है, जहाँ से वोल्टेज आ रही है, उसको चेंज किए बिना उसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो. ठीक है, उसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. यानी कि वो रेजिस्टेंस जो चेंज हो सकता है, किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. इसका एग्जाम्पल क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, ये आपका रियोस्टेट है. सो ये याद रखना, ये एक्टिविटी है, इसको आप एक बार पढ़ लेना. अब इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद क्या पता चलेगा, सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल द अदर्स रेजिस्ट द फ्लो. ठीक है, अब इसमें क्या, कुछ तो जो है ईजी पाथ प्रोवाइड करते हैं, कुछ जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, और कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. सो that motion of the electrons in an electric circuit constitutes an electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. अब इसमें इन लोगों ने क्या बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव जो होते हैं उसमें इतने फ्रीली मूव नहीं होते हैं. किसी किसी कंडक्टर्स में, किसी में अलग नॉर्मल तरीके से फ्लो होते हैं, किसी में अलग अलग तरीके से फ्लो होते हैं, यानी कि धीरे धीरे रुकावट के साथ, कहीं ज़्यादा रुकावट है, कहीं कम रुकावट है. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस. जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है कंडक्टर में, यानी कि एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं, वो रिटार्ड कैसे होता है, रुकता कैसे है, बाय इट्स रेजिस्टेंस. उसका रेजिस्टेंस उसे रोकता है. अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज गुड कंडक्टर. गुड कंडक्टर कौन होगा, जिसमें रुकावट कम होगी, जो रोकेगा कम करंट को, जो करंट को ज़्यादा फ्लो होने देगा, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर. उसका उल्टा क्या होगा, आपका बैड कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर होगा. जो ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज़ योर that is a poor conductor. A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. वो कंडक्टर जिसका जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल अप्रिशिएबल है, ठीक है, यानी कि अच्छा खासा उसके अंदर रेजिस्टेंस है, उसके दैट इज़ नोन एज रेजिस्टर. उसको हम रेजिस्टर भी बोल देते हैं उस पर्टिकुलर कंडक्टर को. ठीक है, सो नाउ ये आपका था इसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में. नाउ कम्स फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. अब कौन कौन से फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो आपका रुकावट है वो किस किस पर डिपेंड करती है, कितनी रुकावट, कैसी रुकावट, किस चीज़ पर डिपेंड करेगी. ये एक जो है पर्टिकुलर एक एक्टिविटी करी गई. इसमें क्या किया गया, अलग अलग लेंथ के वायर यूज़ करे गए, अलग अलग एरिया के वायर यूज़ किए, क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर यूज़ करे गए. तो फाइनली निकला क्या, द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड. अगर वायर की लेंथ डबल कर दी जाए तो एमीटर की रीडिंग जो है वो कम हो जाती है 1/2. यानी कि जितना लंबा वायर था, वायर डबल कर दिया तो जो करंट है वो हाफ हो गया, एमीटर ने हाफ करंट शो किया. द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट. यानी कि जितना मोटा वायर यूज़ हुआ उतनी ही रीडिंग बढ़ गई एमीटर की, यानी कि उतना ही ज़्यादा करंट यूज़ हुआ है. तो इसमें हमें ऐसा पता चला इस एक्टिविटी में. अ चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज यूज. अब मटेरियल हमने अलग ले लिया, कहीं कॉपर ले लिया था, फिर दूसरा कुछ ले लिया, ठीक है, सेम एरिया का था, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया था, सेम लेंथ थी, लेकिन मटेरियल हमने चेंज कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस फिर से चेंज हो गया. ठीक है, तो इससे क्या पता चला, हमें ये पता चल रहा है इस चीज़ से कि जो रेजिस्टेंस है ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स पहला ऑन इट्स लेंथ.
जो उसके अंदर रुकावट है, रेजिस्टेंस है, वो किस पे डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तीसरा ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटीरियल, कौन सा नेचर का मटीरियल, कॉपर है, लॉय है, क्या नहीं है। सो क्या है, प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैव शोन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर